हेलो एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून। फटाफट सभी स्टूडेंट बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। लास्ट क्लास में हमने जिरेन कंप्लीट किया था। आज अब हम नेक्स्ट क्लास में, आपकी जो क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, इन्फिनेटिव करेंगे। फटाफट सभी स्टूडेंट लाइव आएंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार मैं नोटिफिकेशन डाल देती हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। चलिए, तो आज की क्लास में जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज इन्फिनेटिव। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा कि हमने जिरेंड किया था इन्फिनेटिव। ठीक है, वर्ब वर्ब को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट फर्दर उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, जिरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। ठीक है, जिरेंड उसमें से हमने कर लिया। अब आज की क्लास में जो हम करेंगे वो इन्फिनेटिव करेंगे। ठीक है, इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग की थी तब मैंने कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे थे। मैं वो सेंटेंस दोबारा लिखती हूँ और फिर उन चीज़ों से उसको रिलेट करेंगे। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, ही वॉन्ट्स टू गो देयर। अभी मैं वापस आऊंगी अपनी बात पे, पहले मैं ये सेंटेंस को दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, ही वॉन्टेड टू गो देयर, दे वॉन्ट टू गो देयर। देखिए, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, ही वॉन्टेड टू गो देयर, दे वॉन्ट टू गो देयर। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाती है। सब्जेक्ट का पूरा पूरा इफेक्ट फाइनाइट वर्ब के ऊपर आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं आता। जैसे कि हमने जिरेंड में पढ़ा कि जिरेंड में सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता, जिरेंड अपने हिसाब से लगती है। ठीक है, ये जो वॉन्ट्स है ये मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया है, ही सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से मैंने वॉन्ट्स लगा दिया। तो ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। मैंने आप लोगों को वहां भी समझाया था कि टू गो जो ये लिखा हुआ है आप लोगों का, ये आप लोगों का सब्जेक्ट का इफेक्ट इस पे बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप ही लगा रहे हो तो भी टू गो लिख रहे हो, यहाँ पे आप दे लिख रहे हो तो भी टू गो ही लिख रहे हो, यहाँ पे वांटेड लगा रहे हो तो भी टू गो लिख रहे हो, वांट लगा रहे हो तो भी टू गो लिख रहे हो, वांट्स लगा रहे हो तो भी टू गो लिख रहे हो। ना तो टेंस का इफेक्ट है, ना ही सब्जेक्ट का इफेक्ट है, किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं आ रहा। तो जब सब्जेक्ट का और ना ही टेंस का किसी भी चीज़ का इफेक्ट वर्ब पे ना पड़े तो वो वर्ब कैसी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो इस केस में जो मैं टू गो ये पढ़ रही हूँ, ये कैसी वर्ब है आप लोगों की, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब ये तो पता है आप लोगों को कि वहां भी मैंने समझाया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। वांटेड देखो सब्जेक्ट के हिसाब से पास्ट है तो वांटेड कर दिया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वांट हो गया, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से वेरी करती रहेगी। ठीक है, और इस पे सब्जेक्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब बात ये आती है कि जिरंड हमने पढ़ा, तो जिरंड में हमने पढ़ा कि वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन की तरह से ट्रीट करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, जिरंड पढ़ते हैं। पिछली क्लास में वर्ब एडवांस 1 में हमने यही किया। ठीक है, ये पढ़ा, पूरा जिरंड पढ़ा है वर्ब एडवांस 1 के अंदर। ठीक है, अब जो ये टू प्लस गो है, तो ये जो वर्ब में आईएनजी हमने पढ़ा ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब थी, जिरेंड था। और जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो जो वर्ब में आईएनजी होती है वो जिरेंड होती है, और जो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं और जो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम करे वो आप लोगों की इन्फिनेटिव होती है। ठीक है, तो इन्फिनिट, ये जो टू गो आप देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। साथ ही साथ मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि कैसी वर्ब हुई, इन्फिनेटिव हुई।
ठीक है, कौन सा पार्ट हुआ? नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर 3 पार्ट्स थे जो हमारे जेरेंडम पढ़ चुके हैं, तो सेकंड वाला पार्ट है इन्फिनेटिव। तो ये आप लोगों का इन्फिनेटिव का पार्ट है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ? मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि जो इन्फिनेटिव है अभी लिखवा देंगे, पीछे का जो आपका रह गया उसको लिखवा देंगे अभी, ठीक है। जो आप लोगों का इन्फिनेटिव होता है वो क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि इन्फिनेटिव नॉन नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप है, तो इसलिए इसके ऊपर इन्फिनेटिव के ऊपर भी सब्जेक्ट का ना तो कोई इफेक्ट आएगा ना ही टेंस का कोई इफेक्ट आएगा। तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, साथ ही साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। तो इसका मतलब जो इन्फिनेटिव है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं प्लेन इन्फिनेटिव। इसका मतलब इन्फिनेटिव 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पहला प्लेन इन्फिनेटिव और दूसरा बेयर इन्फिनेटिव। इसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी कह देते हैं और इसको हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी कह देते हैं। कुछ भी, किसी बुक में आपको बेयर इन्फिनेटिव लिखा मिलेगा, किसी बुक में आपको डायरेक्ट इन्फिनेटिव लिखा मिलेगा, ठीक है। तो जो इन्फिनेटिव है इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लेन इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। जो प्लेन इन्फिनेटिव होगा वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और जो बेयर इन्फिनेटिव होगा वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जो हमने पीछे पढ़ा ये आप लोगों की क्या है? ये आप लोगों का कौन सा इन्फिनेटिव है? इन्फिनेटिव है डेफिनेटली। और कौन सा इन्फिनेटिव हुआ? प्लेन इन्फिनेटिव हुआ, क्योंकि देखो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फटाफट से कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कॉपी कीजिए। फटाफट से कॉपी कर लेंगे। हो गया, चलिए इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। फिर अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है और कहाँ पे हमने प्लेन इन्फिनेटिव यूज करना है, क्योंकि ये पता होना चाहिए हमें कि कहाँ बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, कहाँ प्लेन इन्फिनेटिव लगाना है। तो उसी को लेके अब एक एक चीजों पे हम बात करेंगे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हो, पॉइंट नंबर फर्स्ट आप जो आप लिखना चाहो। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें लिखना है, डो नॉट यूज टू आफ्टर मॉडल। ये आप लोग जानते ही हैं कि मॉडल के बाद टू का यूज नहीं किया जाता। तो टू का यूज नहीं किया जाता तो क्या यूज किया जाता है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखती हूँ। मैंने बोला वी शैल गो टू सी हिम, वी शैल गो टू सी हिम, ठीक है। हम उसको वहां देखने जाएंगे, हम उसको वहां देखने जाएंगे। वी शैल टू गो टू सी हिम। अब आप लोगों को ये बताना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। बताएंगे स्टूडेंट्स फटाफट से कि इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। फटाफट से बताएंगे जल्दी से मुझे कमेंट करके। बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि मैम फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। वेरी नाइस। तो फर्स्ट, अब स्टूडेंट कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि मैम फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है। अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, जो शेल लिखा हुआ है आपके सामने, जो आपके सामने ये शेल लिखा हुआ है, वी शेल गो टू सी हिम। तो आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि टू तो लगा रखा है, अभी तो बोला कि हमने मॉडल के बाद टू नहीं आता, पर टू तो लगा हुआ है। ये मॉडल के बाद टू नहीं लगा हुआ है, गो के बाद टू लगा हुआ है। मॉडल क्या है, इसमें शेल है, शेल के तुरंत बाद टू नहीं आना चाहिए, ये तो गो के बाद लगा हुआ है। तो वी शेल गो टू सी हिम सही है। ऐसे नहीं हो, ये वाला टू बेसिकली आपको नहीं लगाना है, ये वाला टू आपको नहीं लगाना है, क्योंकि शेल क्या है, मॉडल है। और मॉडल के बाद आप टू का यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं ये बात आप साइड में बॉक्स में बंद करके लिख लेंगे कि मॉडल के बाद हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मतलब
मॉडल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव। तो उसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मॉडल के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। ठीक है, इसी को मैंने इस लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, मॉडल के बाद आप क्या यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव को ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका मॉडल और ये हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से आपको यूज करना है। बीच में टू नहीं लगाओगे, यहाँ टू लगा सकते हो बट यहाँ टू नहीं लगा सकते। मॉडल के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कभी ऐसे बोलते हो आई कैन टू डू इट, है ना, क्योंकि बोलते मैं कर सकता हूँ। आपको अगर ये कहना है कि मैं कर सकता हूँ तो आप क्या बोलोगे, आई कैन डू इट। ये थोड़ी ना बोलते हो आई कैन टू डू इट, है ना। अगर आपको ये कहना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप क्या कहोगे। अगर आप लोगों को किसी को ये बोलना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो यही तो बोलोगे ना, आई कैन डू इट। ये थोड़ी ना बोलोगे आई कैन टू डू इट, गलत हो जाएगा ना। तो क्या गलती है इसमें, गलती यही है कि जो आई कैन है, कैन आप लोगों का क्या है, मॉडल है, जिसके बाद वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस टू का बीच में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे बोलते हो आई कैन डू इट, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। विल क्या है, मॉडल है, उसके बाद तुरंत आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गो, तो आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ऐसे थोड़ा ना बोलते आई विल टू गो देयर, नहीं ना। तो डायरेक्ट आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है ना। आई विल गो देयर, यही तो बोलते हो आप, बीच में टू थोड़े ना लगाओगे। तो देखो आपने विल लगाया, विल आप लोगों का क्या हुआ, मॉडल हुआ। ठीक है, और ये जो गो है ये आप लोगों की फर्स्ट फॉर्म, मतलब बेयर इन्फिनेटिव हुआ। तो मॉडल प्लस बेयर इन्फिनेटिव, मॉडल प्लस बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, फटाफट से कॉपी कीजिए इसको, जल्दी से कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। हो गया, चलो इसको भी कॉपी करेंगे फटाफट से। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट यूज टू आफ्टर देन के बाद आप टू का यूज नहीं करेंगे। देन के बाद आप टू का यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे ही बोल सकती हूँ। या तो आप इस लैंग्वेज में लिख लो कि डू नॉट टू यूज टू आफ्टर देन, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऑलवेज यूज, क्योंकि कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा, कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको समझ रहे हैं। ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। ठीक है ना, देखो प्लेन इन्फिनेटिव का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद टू, और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। टू के बिना जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसी को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो देखो ये बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हुआ ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर देन के बाद हमेशा आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, मतलब बिना टू के यूज करेंगे, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। या तो आपने इस लैंग्वेज में बोल दिया कि ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर टू, आफ्टर देन के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगाओ। या आप ऐसे बोल दो कि डू नॉट यूज टू आफ्टर देन के बाद टू मत लगाओ। बात तो एक ही होगी, दोनों में से टू हटा रहे हो आप, दोनों केस में टू का यूज नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, अब जैसे मैं इस एग्जाम्पल से, फटाफट से कॉपी कीजिए, मैं इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। साथ साथ कॉपी रखेंगे, चीज़ ऐसी है कि आप साथ साथ समझ सकते हैं। साथ साथ जहाँ पे मुझे लगेगा कि पहले समझने की ज़रूरत है वहाँ मैं खुद से बोल दूंगी, पहले इसको साथ साथ कॉपी रखेंगे आप। ठीक, चलिए हो गया। चलिए मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए मैंने बोला ही वुड रेदर डाई देन टू बेग। ही वुड
बेटर स्टे या स्टडी लिखो, ही वुड बेटर स्टडी देन टू प्ले। देखिए बताएंगे सेंटेंस में क्या एरर। ही वुड रेदर डाई देन टू बेग, कह रहा है कि वो भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा, है ना, कि वो भीख मांगने से अच्छा है कि वो मर जाएगा। ही वुड रेदर डाई देन टू बेग। ही वुड बेटर स्टडी देन टू प्ले, खेलने से अच्छा है कि वो पढ़ ले। ही वुड बेटर वेट देन टू गो, जाने से अच्छा है कि वो वेट करेगा। किसी का वेट करना है तो हम सोचेंगे भाई जाने से अच्छा है कि चलो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, he would better wait than to go, जाने से अच्छा है कि वो वेट कर लेगा। अब देखिए इसमें जो आप लोगों का ये देन के बाद टू लगा हुआ है, ये गलत लगा हुआ है, क्योंकि अभी आप लोगों को पीछे बताया कि देन के बाद आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। तो यहाँ पे जो ये टू लगा हुआ है इसको आप हटा देंगे, यहाँ पे जो टू लगा हुआ है इसको आप हटा देंगे, यहाँ पे जो टू लगा हुआ है इसको आप हटा देंगे। ठीक है, इसका मतलब देन के बाद डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन प्ले देन गो देन बेग। तो ही वुड रेदर डाई देन बेग, ही वुड बेटर स्टडी देन प्ले, ही वुड बेटर वेट देन गो, जाने से अच्छा है कि वो वेट करेगा। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरीके से आप लोगों को यूज करनी है। ठीक है ना, डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव आएगा, देन के बाद आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लेंगे। बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि जो ये चीज है आप लोगों की, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसी को मैं क्या कह रही हूँ, बेयर इन्फिनेटिव कह रही हूँ। इसी को ही तो मैं बेयर इन्फिनेटिव कह रही हूँ। ठीक है, यही तो बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, प्लेन इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। प्लेन इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव मतलब डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सब आपका क्या हुआ, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव है, और देन के बाद आपने डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर लिया। यही कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा थर्ड कॉन्सेप्ट, व्हेन टू इन्फिनेटिव्स। चलो मैं ये एग्जांपल कॉन्सेप्ट बाद में लिखूंगी, पहले मैं एग्जांपल लिखती हूँ। आप लोग बताना कि सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है, उसके बाद आप खुद ही कॉन्सेप्ट बनाओगे। ठीक है, मैंने बोला he wanted to go and to stay there, he wanted to go and to stay there। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। he wanted to go and to stay there। देखिए यहाँ पे अभी कहना चाह रहे हैं कि वो जाना चाहता था वहां पे और वहां पे रुकना चाहता था, वहां पे जाना चाहता था और वहां पे रुकना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो एंड टू स्टे देयर। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्या किया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, मतलब इन्फिनेटिव का यूज किया, और फिर से आपने क्या किया, फिर से इन्फिनेटिव का यूज किया। तो जब दो दो इन्फिनेटिव का आप यूज कर रहे हो और दोनों को जोड़ रहे हो किसकी हेल्प से, कंजंक्शन की हेल्प से। ये एंड क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, ये टू गो और टू स्टे को आपस में जोड़ रही है। तो जब दोनों दो इन्फिनेटिव्स का आप यूज कर रहे हो, दोनों को आप कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ रहे हो, तो जो सेकंड वाला इन्फिनेटिव है उसमें टू का यूज करना आप लोगों को जरूरी नहीं है।
तो उसमें आपको टू का यूज करना, डू नॉट यूज टू विद सेकेंड इन्फिनेटिव। तो ये जो टू है ये लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पहले वाला टू है ये अंडरस्टूड है, ये इसके लिए काम कर जाएगा। ठीक है, टू गो एंड स्टे, टू गो एंड स्टे आप सिंपल ऐसे बोलेंगे ही वॉन्टेड टू गो एंड स्टे देयर। ये जो टू है क्योंकि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा, ये इसके लिए भी काम कर रहा है टू, और ये जो टू है ये स्टे के लिए भी काम कर रहा है। दोनों के लिए यही वाला टू काम कर जाएगा, दूसरे वाला टू आप लोगों को नहीं लगाना है। तो जो चीज आप लोगों को समझाई है वही चीज आप लोगों को लिखनी है। व्हेन टू इन्फिनेटिव्स आर एडेड विद कंजंक्शन, जब दो इन्फिनेटिव्स को, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं साथ साथ हिंदी में भी आप लोगों को बोलती रहती हूँ। ठीक है, व्हेन टू इन्फिनेटिव्स आर एडेड विद कंजंक्शन, do not use do not use do not use to with second infinitive। तो जो सेकेंड वाला इन्फिनेटिव होगा उसके साथ आप टू का यूज नहीं करेंगे, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, साथ साथ कॉपी कीजिए कि जो सेकेंड वाला टू होगा उसके साथ सेकेंड वाला जो इन्फिनेटिव होगा उसके साथ आप टू का यूज नहीं करेंगे। डू नॉट यूज टू विद सेकेंड इन्फिनेटिव। ठीक है, सेकेंड इन्फिनेटिव के साथ आप टू का यूज नहीं करेंगे। तो व्हेन टू इन्फिनेटिव्स आर एडेड विद कंजंक्शन, डू नॉट यूज टू विद सेकेंड इन्फिनेटिव। ठीक है ना, चलिए भाई, तो ये जो है आपके साथ, यू ईदर हैव टू डू इट, या तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, अदरवाइज या फिर आप और से कनेक्ट कर रहे हो तो और टू बी रेडी फॉर पनिशमेंट, या फिर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टू है, तो ये जो टू डू इट आपने लिखा है, फिर बाद में आपने कंजंक्शन लगाई और, तो जो बार बार टू लगाने की जरूरत नहीं है, ये टू दोनों के लिए काम करेगा, टू डू और टू बी रेडी। तो बार बार टू लगाने की जरूरत नहीं, कैसे बोलोगे, यू ईदर हैव टू डू इट और बी रेडी फॉर द पनिशमेंट। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला टू है इससे इसको आप हटा देंगे। ठीक है, सेकेंड वाले टू को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो दो दो बार टू लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आप टू लगाएंगे फर्स्ट वाले में, सेकेंड इन्फिनेटिव के साथ टू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। थर्ड था ना ये, हाँ, इन्फिनेटिव का जो फोर्थ पॉइंट है उसकी तरफ मूव करते हैं। देखिए आप जानते ही हो कि टू प्लस v1 हम यूज कर रहे हैं, जो आपका क्या प्लेन इन्फिनेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जो प्लेन इन्फिनेटिव होगा, मतलब टू प्लस v1 जो आपका होगा प्लेन इन्फिनेटिव, उसको स्प्लिट नहीं करना है। ठीक है, उसको स्प्लिट नहीं करना है, इसके बीच में ये नहीं कि कुछ भी अटर पटर लगा दिया और फिर लास्ट में उसको लगा दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो टू प्लस ऐसे 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 करके फिर लास्ट में आप v1 लगा रहे हो, तो ये हरकतें नहीं करनी है। तो ये जो आपने लास्ट वाला सेकंड वाला पॉइंट किया है ये आपको नहीं करना। इसका मतलब मैंने क्या बोला, डू नॉट स्प्लिट बेयर इन्फिनेटिव, सॉरी प्लेन इन्फिनेटिव। प्लेन इन्फिनेटिव को आपको स्प्लिट नहीं करना है, बीच में इसको तोड़ना नहीं है। तो जो चीज मैंने बोली है यही आप लोगों को लिख देनी है। तो डू नॉट स्प्लिट प्लेन इन्फिनेटिव को स्प्लिट मत कीजिए। ठीक है ना, डू नॉट यूज प्लेन इन्फिनेटिव, डू नॉट स्प्लिट प्लेन इन्फिनेटिव, प्लेन इन्फिनेटिव को स्प्लिट मत कीजिए। जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको ऐसे ही लिखना है, इसको स्प्लिट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने बोला ही wanted to regularly study, he wanted to regularly study।
ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है, को टू के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये होना चाहिए 2 + V1, ठीक है, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ही वांटेड टू रेगुलरली स्टडी, टू यहाँ पे लगा है और स्टडी ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो, और ये आपने पीछे लगा दी, बीच में कुछ और आ गया, ये वाला फॉर्मेट बना दिया आपने 2+ अलाबला फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये गलत गड़बड़ हो जाएगी, ये चीज़ नहीं करनी है। तो स्प्लिट नहीं करना है उसको, तो यहाँ पे 2+ स्टडी डायरेक्ट आना चाहिए था, टू स्टडी रेगुलरली ऐसे होता है, रेगुलरली जो बीच में आपने लगाया ये पीछे जाना चाहिए था। तो ये जो है ये फॉर्मेशन एकदम गलत है जो आपने सेंटेंस बनाया है। सही तरीका क्या है इसको बनाने का, इसको बनाने का सही तरीका है ये, ही वॉन्टेड टू स्टडी रेगुलरली, इस तरीके से ये बनेगा, ही वॉन्टेड टू स्टडी रेगुलरली, ठीक है। तो ये करेक्ट है, इसको इस तरीके से आप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो इसको स्प्लिट नहीं करना है, जो चीज़ बीच में आ रही है उसको पीछे लेके चले जाओ, ही वांटेड टू स्टडी रेगुलरली, ही वांटेड टू रेगुलरली स्टडी बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं, ये कॉपी हो गया, फटाफट से कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसे मैं आप लोगों को ऐसे बोल दूं, जैसे मैं ऐसे कह दूं कि ही डज नॉट नो, he does not know to nicely swim, he does not know to nicely swim। तो क्या ये सेंटेंस सही है? आप बोलेंगे नहीं मैम बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी आपने बताया कि टू यहाँ पे ये हो गया, स्विम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नाइसली बीच में आगे जो नहीं लगा सकते। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। तो मैंने बोला इसको सही करो, तो एक स्टूडेंट इसको सही करता है और बोलता है कि मैम इसको सही जब हम करेंगे तो फिर ये ऐसे बन जाना चाहिए, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो टू स्विम नाइसली। इसको स्विम को मैम पहले ले आइए, अब ये ठीक हो गया है, ठीक है। लेकिन वहीं से फिर एक तीसरा स्टूडेंट खड़ा होता है, कहता है कि नहीं यार ये भी गलत है, तुझे इसका मतलब पूरी बात अभी भी नहीं पता है, ठीक है, ये सेंटेंस भी गलत है। अब पीछे की कहानी अलग थी, पीछे लिखा हुआ था वांटेड की बात हो रही थी, है ना, ही वांटेड टू रेगुलरली स्विम। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ आप लोगों की, जब आप कोई जानने की बात करेंगे तो ये लिखना भी आप लोगों का ग्रामेटिकली गलत होगा। जब आप कुछ जानने की बात करते हैं या कुछ पूछने की बात करते हैं तो उस केस में ही डज नॉट टू स्विम नाइसली कहना भी कहीं ना कहीं गलत है। इसका सही तरीका क्या होगा बनाने का, वो देखते हैं। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम नाइसली, वो नहीं जानता कि कैसे तैरा जाता है अच्छे से। तो नो के बाद ये ध्यान रखना आप, की फॉर्म ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि नो के बाद आप 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगाते हुए कैसे यूज करते हैं, हाउ टू से सेंटेंस को बनाते हैं, हाउ टू का आप वहां पे यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आप लोगों का सही तरीका है बनाने का, वो कैसे बनेगा, ये आपका करेक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो आप लिख लेंगे कि नो के बाद या आस्क के बाद, ठीक है, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं आप, हाउ टू के हेल्प से बनाते हैं, हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। हालांकि इसको बनाने का भी जो सही तरीका है वो बेटर ऑप्शन यही है कि आप इसको ऐसे बनाएं, ही वांटेड हाउ ही वांटेड हाउ टू स्टडी रेगुलरली,
अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो, ठीक है। अगर ऐसे, अगर यहाँ पे सॉरी वांट की जगह यहाँ पे आस्क होता तो मैं क्या पूछती, क्या बोलती, फिर आस्क लगा के हाउ टू करके उसको बनाते। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ टू स्टडी रेगुलरली, कि कैसे अच्छे से पढ़ाई की जाए। ऐसे नहीं बोलना फिर आप लोगों को ही आस्क्ड टू स्टडी रेगुलरली, वो गलत हो जाएगा। ही आस्क्ड टू स्टडी रेगुलरली को सही तरीका क्या है बनाने का, ही आस्क्ड हाउ टू स्टडी रेगुलरली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सेंटेंस को कैसे बनाना है, हाउ टू की हेल्प से इनको बनाना है। तो ये भी कहीं ना कहीं, हालांकि देखो आप इसमें देखोगे तो 2+V1 एक साथ लगा हुआ है, लेकिन कहने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि नो के बाद हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो हाउ टू की हेल्प से बनाते हैं। अब भी तो देखो ये साथ ही आ रहा है, अभी हमने अलग थोड़ी किया है। पहले भी 2+V1 साथ था, अभी 2+V1 साथ है, उसको उसमें हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, वो तो स्प्लिट नहीं किया है। बात पे तो अब भी कायम है, मैंने बोला कि इसको स्प्लिट नहीं करना है। जो आपका प्लेन इन्फिनेटिव है 2+V1 है, उसको स्प्लिट मत करो। तो देखो स्प्लिट तो अभी भी नहीं हुआ है, ये बीच में कुछ और थोड़ी ना आया है, तो स्प्लिट तो देखो ये अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन मैंने बोला कि सेंटेंस को बनाने का तरीका सही ये है कि जब नो आपके पास आ रहा है तो बीच में आपको फिर हाउ से बनाना पड़ेगा सेंटेंस, ठीक है ना। हाउ से सेंटेंस को बनाएंगे, कॉपी कर लीजिए। स्प्लिट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको ये आप अगर आपको किसी को ये बोलना है कि मैं तैरना जानता हूँ, तो आप, कई बार हम फ्लो फ्लो में क्या बोल देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी को कहते हो कि मुझे तैरना आता है या मैं तैरना जानता हूँ, तो हम जनरली ये बोलते हैं आई नो स्विमिंग या ही नो स्विमिंग, कि वो स्विमिंग जानता है। लेकिन ऐसा कहना ना बिल्कुल गलत होता है। अगर आप किसी को ऐसा बोल रहे हो ना कि आई नो स्विमिंग, तो ये एकदम गलत है कि मैं स्विमिंग जानता हूँ, बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको बोलना ही नहीं है। तो सही तरीका क्या है फिर बोलने का, सही तरीका बोलने का है आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरते हैं, ये करेक्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, स्पोकन में चल जाता है। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों की स्पोकन में चल जाती है, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत होती हैं, है ना। हम आप बोलते हो आई नो डांसिंग, आई नो सिंगिंग, है ना, आई नो, कुछ भी आप बोल रहे हो आगे, कुछ भी जो आपको पसंद है कि मैं ये चीज़ करना जानता हूँ, तो वो बोलना गलत होता है। अगर आप कह रहे हो ना आई नो डांसिंग, तो वो बोलना सेंटेंस एकदम गलत है, ग्रामेटिकली एकदम रॉन्ग है। कैसे बोलोगे आप उसको, आई नो हाउ टू डांस, मैं जानता हूँ कि कैसे नाचा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आई नो स्विमिंग कहना गलत है, आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूँ कि कैसे तैरते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो नो के बाद जनरली जो सेंटेंस बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। तो ये बातें थी सारी इन्फिनेटिव को लेके, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स थे ये इन्फिनेटिव को लेके थे। अब मैं आप लोगों को एक वापस से, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। अब मैं आप लोगों के सामने एक फिर से चार्ट बनाती हूँ कि हमने क्या क्या किस किस तरीके से चीज़ों को किया। अब मैं सीधा नॉन फाइनाइट वर्ब लिखूंगी क्योंकि हम अभी उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब में इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ये ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, इसको मत बनाना अभी, ठीक है, अभी मत बनाना, इसको बना हुआ है आपके पास ये। नॉन फाइनाइट वर्ब हमने देखा कि 3 तरह की होती है, जिरेंड हो गया, दूसरा इन्फिनेटिव हो गया, और तीसरा हो गया पार्टिसिपल, है ना। तो 3 तरह की वर्ब हो गई आप लोगों की। अब जो जिरेंड जो हो गया, जिरेंड में हमने क्या किया, हमने देखा कि जिरेंड का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह से यूज होती है, ठीक है। वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह से यूज हो, उसी को हम जिरेंड कहते हैं, और इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। ये सब चीज़ हमने जिरेंड के बारे में पढ़ी। तो बेसिकली हमने जिरेंड पढ़ा कि क्या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जिरेंड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव में हमने पढ़ा कि दो दो चीज़ें हैं इन्फिनेटिव को लेके, ठीक है। इन्फिनेटिव को लेके हमने देखा कि दो दो चीज़ें हैं, क्या क्या, एक तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और एक डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हमने प्लेन इन्फिनेटिव कह दिया, और जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हमने बेयर या फिर डायरेक्ट इन्फिनेटिव कह दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी। तो जिरेंड में हमने आईएनजी फॉर्म पढ़ी वर्ब की, और इन्फिनेटिव के अंदर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा, विद टू और विदाउट टू। तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके। एक क्लास में हमने जिरेंड किया, एक क्लास में हमने इन्फिनेटिव किया।
अभी बचता है पार्टिसिपल, ठीक है स्टूडेंट, एक सेकेंड। मैम मुझे वो गैप के रिगार्डिंग कुछ, हाँ पूछो क्या पूछना है। हाँ पूछो मोहित, क्या पूछना है, अपना अपना कमेंट मुझे भेजो, फटाफट से मैसेज करो क्या पूछना है, फिर मैं आंसर करूँगी। क्लास ओवर करते हैं फिर, क्योंकि इन्फिनेटिव खत्म हो चुका है, पार्टिसिपल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर तो पूरा नहीं हो पाएगा, बीच में रह जाएगा। पार्टिसिपल को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनेटिव पूरा हो चुका है। तो ये बातें थी इन्फिनेटिव को लेके, तो ये दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं। अब जो पार्टिसिपल बचा है हमारा, ये अभी रह गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपल को, ठीक है। तो ये चार्ट आपको नहीं बनाना है, ये मैं लास्ट में जब पार्टिसिपल भी हो जाएगा आप लोगों का, तब मैं दोबारा बनवाऊंगी इसको, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। इतना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, पहली क्लास में जिरेंड किया है, दूसरी क्लास में इन्फिनेटिव किया है, और वो हमारा बचा, उसको नहीं बनाना आपको भी, मत बनाना अभी, ये लास्ट में जब पार्टिसिपल भी हो जाएगा, इसको फिर से बनाऊंगी मैं लास्ट में, और फिर हम देखेंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस था, ठीक है, तीनों को कंपेयर करेंगे, फिर वहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तीनों के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो पार्टिसिपल बचा हुआ है, उसको इस स्लाइड को मैं हटा ही देती हूँ आपकी पीपीटी से, ठीक है। आपकी पीडीएफ से मैं स्लाइड को हटा देती हूँ, क्योंकि आपको कॉपी नहीं करनी है स्लाइड, ठीक है, मैं समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों को बता रही थी। बाकी दोनों पीडीएफ्स जो हैं, जिरेंड वाली और इन्फिनिट, बाकी जो दोनों पीडीएफ्स हैं, ये जिरेंड वाली और पार्टिसिपल सॉरी इन्फिनेटिव वाली, ये दोनों की दोनों पीडीएफ्स आप लोगों को मिल जाएंगी। फटाफट से मुझे बताएंगे कि किसी को स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो जल्दी से बताएंगे। चलिए, बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप लोगों के लिए ग्रुप बना ही रखा है, रैंकर स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है, यहाँ पर अपना कोई भी डाउट हो क्लियर कर लेना, ठीक है। आप लोगों को बता ही रखा है, जिन भी स्टूडेंट ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, नंबर आपको दिया हुआ है, मैंने बहुत सारी क्लासेस में बताया बार बार कि इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बता सकते हैं कि मैम ये मैं इस एप्लीकेशन से आप लोगों का आपका पेड बैच का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगी, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर कोई भी डाउट हो अपना कुछ भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, पार्टिसिपल में मिलेंगे। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम वो कैब को याद कैसे रखें, वो कैब की प्रैक्टिस कैसे किया जाए। तो उसी के लिए मैंने बहुत सारे सेशंस आप लोगों को वो कैब के कराए हैं, ऑलरेडी 20 सेशंस वो कैब के हो चुके हैं, जिसमें मैंने रूट वर्ड से भी वो कैब कराई है, आप लोगों को निमोनिक्स से वो कैब कराई है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी उसमें हमने किए हैं। तो अलग अलग तरह से आपकी वो कैब चल रही है, तो वो सब आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। सारे सारे सेशंस करने हैं वो कैब के, जितने भी सेशंस वहाँ पे कराए हैं सब हैवी सेशंस हैं, सब वो कैब के सेशंस वहाँ से करने हैं आप लोगों को। निमोनिक्स से भी कराया, रूट वर्ड से भी कराया, बाकी उससे अलग जैसे आपको वो कैब पढ़ने की डेफिनेट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बुक आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए जिससे आप पढ़ सकें, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। तो ये बहुत अच्छी बुक है वो कैब के लिए, जो आप परचेज कर सकते हैं, ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी। बहुत हर एक बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हर एक बच्चे के पास ये बुक आपको मिल जाएगी। तो ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी वो कैब के लिए आप ले लीजिए। तो ये अच्छी बुक है, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स भी आप एग्जाम में देखोगे कि पूछे जाते हैं, मिल जाते हैं आपको जनरली, क्योंकि जो पहले बच्चे पढ़ा करते थे केडी कैंपस नीतू मैम की जो बुक है वो कैब के लिए, लेकिन आजकल उसमें मतलब बहुत कम वर्ड्स देखने के लिए यहाँ से मिलते हैं, सफिशिएंट नहीं है, पढ़ सकते हो आप इसको भी, अच्छी बुक है, ग्रामर के लिए अच्छी है। अगर आप लोग ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी बुक है। लेकिन वहीं वोकैबलरी की बात करें तो क्वेश्चंस थोड़ा कम पूछा जाता है यहाँ से वोकैबलरी से, वोकैबलरी के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं हुई है। तो ब्लैक बुक जो है वोकैबलरी की बहुत अच्छी बुक है, हर बच्चे के पास ये जनरली होती है, जिनके पास नहीं है वो उसको परचेज कर सकते हैं, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबलरी को, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक बुक ऑफ वोकैबलरी सोर्स एक आपके पास होना चाहिए कि कहाँ से हम अपनी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा कैसे पढ़ें, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी वोकैबलरी के, निमोनिक्स से भी कर रहे हैं हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी उससे अलग भी आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा वोकैबलरी, क्योंकि वोकैब का तो मैं मतलब लिमिट नहीं है कुछ वोकैब का, बहुत ज़्यादा वोकैबलरी है, जितना पढ़ लो उतना ज़्यादा उतना कम है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे सेशंस भी आपको कराऊंगी, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि रह जाएं, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस भी रखनी ज़रूरी है, ताकि आप लोगों की एक अच्छा प्रैक्टिस वो कैब में भी हो सके। तो जो मैं कराऊंगी वो सफिशेंट है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगी, बट उससे अलग भी अपनी प्रैक्टिस रखिए आप लोग, ठीक है।
हाँ, तो वो मोहित प्रैक्टिस के लिए, मैं इसीलिए बता रही हूँ मोहित, एक प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज कर सकते हो आप कोई भी। ठीक है, प्रैक्टिस बुक किसी किसी भी बुक से कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ही अगर सिर्फ बुक चाहिए तो कोई भी सेकेडी कैंपस की बुक है, नीतू मैम की जो बुक आती है, जो आपकी बुक है, उसमें वॉल्यूम 2 में बहुत सारे वो कैब के प्रैक्टिस सेशंस दिए हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वॉल्यूम 1 में भी लास्ट के जो पेजेस पेजेस आप देखोगे उसमें एंटोनियम्स की प्रैक्टिस, सिनोनियम्स की प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस बुक आप मार्केट से परचेज कर लो प्रैक्टिस के लिए, तो ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सको। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों का क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड लिखा है, ठीक है, ये वर्ड लिखा है और इसके 4 ऑप्शन है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ अपनी यूट्यूब की क्लास से भी आप लोगों को समझाती हूँ कि ये वर्ड है, इसका 4 ऑप्शन है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि इस वर्ड का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, इसका जो सिनोनियम पूछा है उसका तो मीनिंग पता होगा ही होगा, क्योंकि इसका सिनोनियम हो गया। बाकी जो ये 3 वर्ड्स लिखे हैं ना, आप क्या करते हो, सिर्फ आप इससे और सिर्फ इससे मतलब रखते हो, जो उसका आंसर है उससे मतलब रखते हो, लेकिन बाकी के 3 वर्ड्स को फोकस नहीं करते, सोचते हो कि चल इनसे क्या, इनको बाद में देखेंगे। वो जो बाद में देखेंगे वाली फीलिंग होती है ना, जो बाद में देखेंगे वो बाद ही रह जाता है फिर। तो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि इस वर्ड का ये सिनोनियम है, ठीक है आपको पता चल गया, लेकिन बाकी की जो ये 3 वर्ड्स हैं इनके क्या मीनिंग है, ये भी आपको हाथ के हाथ देख के चलने हैं, हैंड टू हैंड इन मीनिंग्स को भी देख के चलो, ये होता है प्रैक्टिस का मतलब। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई वर्ड करने बैठो तो एक नहीं 5 वर्ड आपके सामने आने चाहिए, पांचों के पांचों मीनिंग आपको पता होने चाहिए। 5 कैसे, 4 ही हो गए और एक ही हो गया, तो पांचों के पांचों आपको वर्ड्स याद करने हैं, उनके मीनिंग पता होने चाहिए, तब उसको प्रैक्टिस कहा जाता है। तो उसके उसमें क्या होगा कि लिमिटेड कंटेंट रहेगा, वर्ड्स ज़्यादा याद होंगे। एक करके याद कर दो, कितनी प्रैक्टिस कर लो फिर तो बुक पे बुक पढ़ते चल जाओगे, वो क्या भी कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसको कम कंटेंट में भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के आगे इसका मीनिंग लिख लो क्या था, इसी के आगे इसका मीनिंग लिख लो क्या था, जो ये पढ़ रहे हो यहीं पे हिंदी मीनिंग यहीं पर लिख लो, ये जो सिनोनियम एंटोनियम जो भी आपको लिखना है इंग्लिश में लिखना है वो यहीं पर लिख लो, और जितनी बार पढ़ो उसी बुक से पढ़ो। कंटेंट हमेशा कम रखो अपने पास, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जो बच्चे ऐसे करते हैं ना कि बुकों की लाइन लगा देते हैं, 6 6 बुक वोकैबलरी पे पढ़ रहे हैं, और पूछो उनसे कुछ याद करने के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वहाँ वो मार खा जाते हैं। तो बुक 1 या 2 कंटेंट कम रखो अपने पास, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, उसी को रिपीट करो, पढ़ो कि जहाँ जो तुमने खरीदा है, जो तुमने ली है बुक, वो भी तुम्हें आती है ढंग से कि नहीं आती है। बुक तो साइड ले ली तुमने, है ना, जो तुम्हारे पास है उसी का कंटेंट तुम्हें पता नहीं है, मैं उसी में से कुछ उठा के पूछने लगा तो तुम्हें नहीं पता है, तुम डब्बा गोल है। क्योंकि तुम एक चीज़ पढ़ते हो, चलो हो गया बस, तो दूसरी पढ़ेंगे। ऊपर ढंग से पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, रट लोगी। कोई उस बुक से कहीं से भी कुछ भी आप लोगों से पूछ ले, तब वो आपको तुरंत बता दो कि मेरे को उसका पन्ना पन्ना याद है, मुझसे कहीं से कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे इस वर्ड का ये मीनिंग है और ये चीज़ है, तब वो उसको प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने डेली में लेके आनी है, अपने रूटीन में लेके आइए इसको, तभी आप अच्छी से अच्छे वोकैबलरी की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पार्टिसिपल के साथ। बाय बाय।